सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. Okay. I would binge sleepy classes day and night. तो स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पड़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। हेलो एवरीवन, मैं अनिमेश प्रधान। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैंने दूसरी रैंक प्राप्त किया है और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने सोशियोलॉजी का स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी बैकग्राउंड सोशियोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एनआईटी राउरकेला से 2021 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो मेरा पूरा बैकग्राउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रहा है। परंतु पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे सोचा कि मैं सोशियोलॉजी को अपना ऑप्शनल लेना चाहूँगा। तो एक सब्जेक्ट था मेरे ह्यूमैनिटीज़ का, एक ऑप्शनल पेपर रहता है एनआईटी राउरकेला में। एक सेकेंड सेमेस्टर के एक पेपर था सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो उससे मुझे एक आइडिया मिला था कि सोशियोलॉजी एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट भी होता है और मुझे बहुत रुचि आई थी उसके बाद। तो उसके बाद मैं कॉलेज में डिबेटिंग जर्नलिज्म करता था, तो वो सब सोशल टॉपिक्स, वो सोशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं अवेयर था। तो रुचि हमेशा से थी, परंतु आइडिया नहीं था कि मैं सोशियोलॉजी लूँगा। जब ग्रेजुएशन के बाद तब डिसीजन लेना था कि क्या लूँ, तब मैथ्स और सोशियोलॉजी में थी वो कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैथ्स एटलीस्ट 4 सेमेस्टर मैंने पढ़ा था कॉलेज में। बट फिर आई सॉ द माई इंटरेस्ट उस सिलेबस को देख के, सेकेंड जो रिसोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ होते हैं, एंड थर्डली ऑल्सो आई सॉ कि टॉपर्स कितने आते हैं सोशियोलॉजी में, तो ताकि अंदाज़ा मिले कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्कोर। क्योंकि आई न्यू कि मुझे नहीं हो पाएगा मुझसे कोचिंग, क्योंकि आई हैड अ फुल टाइम जॉब, तो एंड आई वांटेड टू डू इट बहुत जल्दी। तो कोचिंग का नहीं था साधन। तो मुझे उस हिसाब से सारे चेकलिस्ट आप देखेंगे सारे टिक हुए सोशियोलॉजी, एंड इसीलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया। बट परंतु ये आइडिया बन चुका था कि इस ऑप्शनल के साथ मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ माई प्रिपरेशन वुड बी अराउंड सोशियोलॉजी, तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लें, तो इंटरेस्ट पहले तो अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अलाइन करता है एंड आपने उसको अच्छे से किया होगा कॉलेज टाइम में, तो उसको लीजिए। देन इट इज़ इंटरेस्ट आपका है तो सेकंड इज़ रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ और कोचिंग गाइडेंस जो भी है। एंड फोर्थली थोड़ा सा मैटर ये भी करता है कि आप थोड़ा देखिए कि ट्रेंड कैसा आ रहा है, कि कितने टॉपर्स और कितने हाई स्कोरिंग है ये ऑप्शनल। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट थोड़ा एटलीस्ट रखता है इम्पोर्टेंस। फिर सोशियोलॉजी आई स्टार्ट कि मैंने कैसे शुरू किया था। जब मैंने फुल फ्लेजेडली अपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया था, जो कि मैंने जनवरी-फरवरी 2022 के अराउंड किया था, जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था मई-जून 2021 के टाइम पे, और मैं फिर सोचा कि मैं क्या लूँ ऑप्शनल। तो मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज़ जो होती है सोशियोलॉजी की, वो एक बार पढ़ ली थी। नॉट फ्रॉम द सेक ऑफ कि उससे कुछ नोट्स बनाना है, कि इससे कुछ याद रखना है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि सोशियोलॉजी ठीक है कि नहीं एज ए सब्जेक्ट। मैंने एनसीईआरटीज़ एक बार रीडिंग की थी, बट उसके बाद उसे और कभी नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने 2021 अक्टूबर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ज्वाइन किया। फिर उसी दौरान टाइम में जब सोच ही रहा था कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है क्या, तब मैं स्लीपी क्लासेस की पेपर 1 की जो वीडियोस होती हैं वो चला देता था और सुनता था, ताकि लगे कि उस जोन में आऊँ कि अच्छा एक वार्म अप हो जाए कि सोशियोलॉजी पढ़ना है। और रिसोर्सेज वगैरह की भी बहुत डिफ़िकल्टीज थी। बहुत लोग सजेस्ट करते कोचिंग ज्वाइन करो, बट टाइम नहीं था ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। तो मैं उनकी वीडियोस पेपर 1 की काफ़ी सारी देखा। मैं उनसे कुछ टॉपिक्स पे नोट्स बनाया होऊंगा, कुछ पे नहीं बनाया होऊंगा, बट वेरी कैजुअली, और मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी ताकि आइडिया मिले। उससे मुझे पता चला कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट्स और थियरीज ऐसे हैं और बेसिक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं, इट इज़ ऑल्सो टेक्निकल। इसमें थिंकर्स करके आते हैं कुछ चीज़ें, स्कॉलर्स आते हैं, ये सब चीज़ें आइडिया नहीं थी, जो कि उस वीडियो से पता चला कि अच्छा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखनी होती हैं और ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं। बट जब मैंने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन जनवरी 2022 के अराउंड स्टार्ट किया, देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, कोचिंग नहीं हो सकता, कोचिंग मटेरियल नहीं पढ़ सकता, बिकॉज टाइम नहीं होगा मेरे पास। सो आई पिक्ड अप एक प्रीवियस ईयर टॉपर थी उस टाइम पे, नेहा भोसले मैम, ऑल इंडिया रैंक 15।
तो उनके नोट्स आई केम अक्रॉस और मैंने देखा कि उनका नोट्स वे वेरी कॉम्प्रहेंसिव और टॉपिक वाइज थे, डिजिटल थे, तो कोई हैंड राइटिंग की कोई चक्कर नहीं था और बहुत थिंकर्स थे। और मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि जितने ज़्यादा थिंकर है एक टॉपिक में उतना अच्छे नोट्स हैं, जो कि पार्शियली ट्रू है और पार्शियली रॉन्ग भी, बट उनके नोट्स वेर वेरी वेरी गुड। तो आई थॉट कि इन्हीं के नोट्स आई विल फॉलो पूरा एंड टू एंड। सो दोज वेर माई बेस मटेरियल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। परंतु ये रहता था कि जिस टॉपिक में मुझे लगा कि इसमें मैडम के नोट्स थोड़े इनएडिक्वेट है, कम है या फिर थोड़े करेंट चीज़ें नहीं है, तो उसको मैं बस गूगल पे सर्च कर देता था, सोशियोलॉजी यूपीएससी सफिक्स लगा के इंटरनेट पे, तो जो भी 2-3 टैब्स आ जाते थे उनको मैं खोल देता था एक साथ, वो चाहे कोई भी कोचिंग के हो, उनके मटेरियल्स एक साथ ऐड कर देता था मैडम के नोट्स के साथ। तो बट मैंने टॉपिक वाइज अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, 2 पेज 3 पेज, और नेहा मैम के नोट्स को ही बेस रखा, उसमें से कुछ ओमिशंस किए, एडिशंस किए, विथ जो भी रैंडम मिलते थे मुझे इंटरनेट पे सोर्सेज फॉर थिंग्स जो कि मुझे लगता था कि मैडम के नोट्स में थोड़ा इनएडिक्वेट हो सकता है। सेकेंडली कुछ टॉपिक्स जो मुझे समझ नहीं आते थे, और मुझे उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया था कि नितिन सिंघानिया सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी करके एक बुक आती है, विच इज़ ऑल्सो टॉपिक वाइज और नॉट जस्ट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बट यूपीएससी सोशियोलॉजी के लिए बनी हुई है। तो दैट इज़ अ अमेजिंग रिसोर्स। वो अगर आप बेस करना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल, तो दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल, बट मैंने उसको सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए यूज़ किया था जो कि मुझे कंफ्यूजिंग लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल पार्सन्स के बहुत कॉन्सेप्ट, जो थिंकर है उनके कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगते थे, वो पढ़ लिया था। जैसे होते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस एंड एथनिसिटी, और होते हैं अबाउट किनशिप के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि ऐसे नोट से याद नहीं आते और डिफ़िकल्ट होती है समझना, बट उनके बुक से मैंने ये सब फॉलो किया था। और उनके बुक्स में कुछ डायग्राम्स भी है, जो कि सारे डायग्राम्स मैंने एक पेज पे बना लिए थे ताकि जहाँ भी यूज़ हो सके मैं यूज़ कर सकूँ। उसके साथ हर कोई बोलता है पेपर 1 के लिए हॉर्लम्बस पढ़ना, मैंने भी हॉर्लम्बस ख़रीदा था, बट वो मेरे घर, आई एम फ्रॉम तालचेर, वो तालचेर के घर में अभी भी है, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। 1-2 पेज पढ़ी होगी मैंने, बट आई डिड नॉट फॉलो हॉर्लम्बस फॉर एनी ऑफ द टॉपिक्स एक्सटेंसिवली। उसके बाद पेपर 2 सिंस थोड़ा करेंट अफेयर्स रिलेटेड हो जाता है और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, तो मेरी बेस मटेरियल वही मैडम के नोट्स ही थे और जो वैल्यू एडिशन करनी थी इधर उधर से मैंने की। बट मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक मैंने प्रीलिम से पहले लिया था और एक प्रीलिम्स के बाद लिया था। प्रीलिम से पहले एक टेलीग्राम चैनल है और उनका वेबसाइट भी है, रिलायबल एंड वैलिड करके। तो वो टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, बट एक सोशियोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम थी, काइंड ऑफ थी, बट जिसमें कि मुझे हर रोज़ 2 महीने के लिए 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन लिखने पड़ते थे टॉपिक वाइज। तो मैंने जनवरी से नोट्स बनाने शुरू किए होंगे, तो अराउंड सितंबर के टाइम में मेरे नोट्स मैंने बना लिए। फिर मैं 2 महीने अराउंड सिर्फ फिर जो रिवाइज़ करता था वो टेस्ट देने के लिए रिवाइज़ करता था कि आज मुझे ये टॉपिक के 4 क्वेश्चन टेस्ट देने हैं। तो फिर मैं लिखता रहा, उस 2 महीने उसको फॉलो किया और उनके जो क्वेश्चंस आते थे वो इवैल्यूएटेड होते थे, उनसे फीडबैक लेके आई यूज्ड टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग, बट वो टॉपिक वाइज होते थे एंड वो रिविज़न प्लस टेस्ट के लिए हैड यूज्ड। फिर ऑल्सो 1 महीना और या फिर 1.5 months बिफोर आई ट्रांजिशन टू एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स, जब फरवरी मैंने स्टार्ट की, तब मैंने बहुत सेल्फ राइटिंग भी की है। PYQs को देख के जब रिवाइज़ करना होता था, ये सोचता था कि अच्छा आज मैं ये टॉपिक रिवाइज़ कर रहा हूँ, और मैं आधा घंटा सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखता था। 3 क्वेश्चन लिख दिए, 2 क्वेश्चन लिख दिए। तो मैंने 1 महीना PYQs के साथ भी किया होगा, पेपर 1 पेपर 2 मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस का लिखता था जो कि लगता था कि अरे ये डिफ़िकल्ट है और इसका मैं डायरेक्टली कोई आंसर है नहीं और मुझे लिखने में मज़ा आएगा, तो उनको मैं लिखता था। और मोस्ट ऑफ देम इवैल्यूएटेड नहीं होते थे, बट वो एक प्रैक्टिस बना रहता था ताकि स्पीड, एक्यूरेसी और वो सेंस आ जाए। बट उसके साथ पेपर 2 में मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने विज़न IAS का टेस्ट सीरीज़ लिया था। स्मृति शाह मैम का टेस्ट सीरीज़ होता है, तो वो कंटेंट उनका बहुत अच्छा था। वो मैडम लेती थी, मतलब आफ्टर द टेस्ट वर डन वो आंसर्स को डिस्कस करती थी। सो द कंटेंट एंड द वे शी यूज्ड टू डिस्कस वो बहुत सुंदर होता था। तो उससे एक माइंड मैप बन जाता था कि कैसे टैकल करे, कैसे स्ट्रक्चर हो, बिकॉज बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं सोशियोलॉजी में, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था मैडम के वो 4-5 वीडियोस देखने के लिए। प्लस वो जो आंसर आते थे
मॉडल आंसर्स, उनके जो कंटेंट थे दैट आई यूज्ड टू फॉलो बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें बहुत नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स, नए थिंकर्स, नए स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता था. सो उसको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया. और लास्ट के 1-2 महीने में आई हैड यूज्ड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो. मुझे आई रियलाइज़ कि मैं जिन थिंकर्स को कोट कर रहा हूँ पेपर 2 में, वो अभी भी दे आर स्टिल राइटिंग एंड दे आर स्टिल एक्टिव, एंड इंडियन एक्सप्रेस वो लिख रहे हैं, तो वो बहुत करंट अफेयर्स की चीज़ें पे लिखते हैं. और पेपर 2 में मोस्टली जो करंट अफेयर्स को ही सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है, तो देयर वाज नथिंग बेटर देन कि वही थिंकर्स, उन्हीं का आर्टिकल्स है, उन्हीं को कोट करना है, तो वही आई पिक्ड अप. तो लास्ट के 2 महीने में आई यूज्ड टू जस्ट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ 2-3 लाइन्स जो अच्छी लाइन्स थी उनके न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से, एंड आई यूज्ड टू हैव माई ओन व्हाट्सएप चैट, तो उसमें डाल देता था. तो एग्जाम के 15 दिन पहले मैं उन्हीं को एक बार रिवाइज़ किया 2-3 बार, कि जहाँ भी हो सके मैं ये बहुत रिसेंट जो चीज़ें हैं आई वुड हैव कोटेड. आई थिंक वो कॉलमनिस्ट्स को जो 10-7 दिन पहले लिखे होंगे कुछ इंडियन एक्सप्रेस में एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे. सो आई थिंक दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ माई आंसर्स, क्योंकि वो यूजुअली नहीं लिखते हैं लोग. और आप नॉर्मल कोट कर सकते हैं, बट आई एम कोटिंग समबडी जो कि सोशियोलॉजिस्ट है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, और वो लिख रहे हैं करंट अफेयर्स पे. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू, थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमनिस्ट को आप चेक कर सकते हैं. सो और एक चीज़ सोशियोलॉजी में होता है कि कितने थिंकर्स कोट करने हैं. आई एज ए पर्सन वाज, और ये चीज़ भी होती है थिंकर्स के अराउंड कन्फ्यूजन कि याद नहीं रहते थिंकर्स. तो व्हाट आई हैड डन कि 1-2 बार मैं जब रिवाइज़ कर लिया, तो मैंने अपनी एक छोटी सी बुक बना ली थी जिसमें मैंने सिर्फ थिंकर उनके और एक लाइन जो भी वो बता रहे हैं वो नोट कर दिए थे. तो मेरी एक छोटी सी बुक कॉपी बन गई थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए. तो 1-2 बार मेरे जो मेन नोट्स के रिवीजन हो गए. फिर मैं जब भी टेस्ट लिखता था, रिवाइज़ करता था, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ कर देता था. और एग्जाम से अगर 2 दिन भी पहले रिवाइज़ करना है तो उसी से रिवीजन हो जाती थी. तो दैट इज़ समथिंग जो कि थिंकर्स के लिए आप कर सकते हैं, क्रिस्पर नोट्स बना सकते हैं. एंड हाउ मेनी थिंकर्स आई यूज्ड टू कोट इज़ बहुत ऑर्गेनिक होता था, बट मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बन चुका था कि ज़्यादा थिंकर, ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स, ज़्यादा मार्क्स. बट वैसा नहीं होना चाहिए. आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एड्रेसिंग, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग एंड पुटिंग थिंकर्स, आपको नहीं करना चाहिए. वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए. बट आप जितने थिंकर्स कलेक्ट करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप रिलेवेंट थिंकर्स को भी उतने कलेक्ट कर सको. तो डू नॉट लिमिट कि मुझे सिर्फ 4 थिंकर 10-10 मार्केट में कोट करने और 7 थिंकर्स 15 मार्कर में. मेरा ये होता था कि मैं अगर 10 मार्कर में आई एम पुटिंग 7-8 पॉइंट्स, तो हर पॉइंट में जो भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उसका कोई थिंकर हो, क्योंकि इट एड्स मोर क्रेडिबिलिटी. अगर मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूँ, लाइक वी ऑल नो कि पैट्रियार्की डज दिस थिंग, बट अगर कोई थिंकर ने उनको कोट किया होगा, थिंकर बोले होंगे, देन दैट बिकम्स मोर क्रेडिबल. तो मेरा ये होता था कि मैं हर टॉपिक पे अगर पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, मोस्टली टू राइट पॉइंट वाइज, तो हर पॉइंट पर मेंशन है थिंकर, बट रिलेवेंट पॉइंट. और जो मैंने लास्ट के टाइम पे थोड़ी बहुत एनालिसिस की कि कौन से टॉपिक मेरे थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, और लास्ट क्योंकि मैंने बहुत PYQs लिखे होंगे सोशियोलॉजी के लिए, तो मुझे लगा कि जो थिंकर्स का पार्ट होता है पेपर 1 में स्पेशली, उसमें बहुत इन डेप्थ हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी कार्ल मार्क्स के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो कि यूजुअली नहीं पढ़ते हम, बट उनके टॉपिक्स बहुत एक्सटेंसिवली आ जाते हैं. सो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से ऐसे गूगल सर्च करके उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, या फिर ऐसे कभी फ्री टाइम पे यूट्यूब पे कोई कार्ल मार्क्स सर्च कर दिया होगा एंड उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना, उनकी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है वो जाना. प्लस और एक चीज़ मैं करता था कि मैं आई यूज्ड टू मेंटेन किए जो फेमस थिंकर्स है, फेमस राइटर्स हैं, उनके बुक्स वगैरह भी नोट करता था. तो मैं हर आंसर में अगर लिख रहा हूँ तो लिखता था कि कार्ल मार्क्स इन दिस बुक हैज़ मेंशन्ड दिस. तो क्योंकि वो हाफ मार्क उससे इंप्रूव होती है, और वो आधे मार्क से ही दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये थोड़ा वैल्यू एडिशन वगैरह कौन से बुक से लिखा था, और कभी कभी 1-2 बार तो मैं उनका ईयर भी लिख देता था, क्योंकि वो आप इतने बार रिवाइज कर लेते हो वो नोट्स को कि आपके दिमाग में भी हो जाता है कि डरखाइम ने ये थियरी कौन से ईयर में दी थी, विच इज़ नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक वो छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर को ज़्यादा सुकून देती है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस. और जहाँ जहाँ पे होता था आई यूज्ड टू मेक अ डायग्राम, बट वो उसके पीछे नहीं भागता था कि डायग्राम ही बनाना है. जहाँ पे टाइम और स्पेस की कमी हो आई यूज्ड टू मेक अ डायग्राम. और कुछ टॉपिक्स पे डायग्राम्स बने होते थे, जैसे कि योगेंद्र सिंह का मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन का टॉपिक हो गया तो वहाँ पे डायग्राम बनाना ही है. इफ़ देयर इज़ कन्वर्जेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, तो उधर एक ऑलरेडी बना है. तो बहुत सारे डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे, और वो यूजुअली आते हैं वो टॉपिक्स पे. तो जब क्वेश्चन देख ले तो पता चल गया अच्छा इधर एक डायग्राम बनाना है, ताकि वो मोनोटनी आपके आंसर्स में थोड़ी ब्रेक हो
एंड यू गेट सम एज उधर एज वेल। और ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरे लोग यूजुअली बोलते हैं कि अच्छा कोई ऑप्शनल 4 महीने 5 महीने का क्रैश कोर्स ले लो एंड ख़त्म कर दो एंड उसके बाद भूल जाओ, बट मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि चाहे मैं 1 घंटा ही पढ़ रहा हूँ बट थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई वाज इन टच विद सोशियोलॉजी। सिर्फ 4 महीने फरवरी से मई तक या 4-5 महीने उधर जब मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था सिर्फ, देन आई हैड लेफ्ट सोशियोलॉजी। बट अदरवाइज मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक बार खो भी गया, रिविज़न कर रहा हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि आज सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ सोशियोलॉजी के, ताकि मैं उस टच में रहूँ कि वो जोन रहे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज़ मुझे लगता है कि जो मुझे विज़न के टेस्ट सीरीज़ ने हेल्प किया होगा कि उधर मैडम के आंसर्स में कुछ कुछ ऐसे बेसिक फ्रेमवर्क्स होते थे, कॉन्सेप्ट्स होते थे, बहुत डाइवर्स होते थे। जैसे जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के होंगे उन्हें पता होगा अर्ली बेक का रिस्क सोसाइटी होता है, तो वो रिस्क सोसाइटी बहुत सारे आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिस्क सोसाइटी एनवायरनमेंट के जो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस में हो सकते हैं, वॉर वाले क्वेश्चंस में हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाले में हो सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैडम ने पढ़ाए थे उस टाइम पे, वो टेस्ट सीरीज के टाइम पे, जो हैड यूज्ड इन मेंस के आंसर्स बहुत एक्सटेंसिवली। एंड इफ यू कम टू डिस्कस अबाउट कि आंसर लिखने की जो स्ट्रैटेजी होती थी, सो सिंस मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं 2 क्वेश्चन लिखता था एक दिन में, 3 क्वेश्चन भी, वो भी मैं टाइम बाउंड मैनर में लिखता था। ऐसा नहीं कि सोच के लिखूँ, मे बी कपल ऑफ डेज इनिशियली जब नहीं था हैबिट में तब थोड़ा सोचना पड़ा, बट उसका यही रहता था कि मैं टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम एटमॉस्फेयर में लिखूँ, चाहे मैं आधे घंटे के लिए भी टेस्ट दे रहा हूँ या नहीं। तो मेरा ये होता था कि 7 and 7.5 मिनट्स में वो 10 मार्कर को लिखूँ और 20 मार्कर्स को 11 मिनट्स में लिखूँ। और ऐसा नहीं कि पहले के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ और अंत के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिख दूँ। आई वॉज वेरी थरो विथ कि हर क्वेश्चन सेम अटेंशन डिजर्व करता है, सेम टाइम डिजर्व करता है, तो वैसे आई यूज्ड टू राइट टाइम बाउंड मैनर पे। और ऑप्शनल्स में होता है आपके पास कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते थे, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि जब वो आपको 5 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन पेपर पढ़ने में, तो उधर ही मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में उसको डिसाइड कि इन्हीं टॉपिक्स पे करना, और वो ऑन द बेसिस होते थे कि किस में ज़्यादा कंटेंट रिच है मेरे पास। और कभी ऐसा स्ट्रैटेजिक नहीं जाता था कि अच्छा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो और में आते हैं तो चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लूँ, चैप्टर 2 को इग्नोर कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल चैप्टर्स थॉरली, उतने डेडिकेशन के साथ। बट एग्ज़ाम हॉल में जो लगा कि जिस टॉपिक में मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, कंटेंट डेंस होगा, उसी को आई यूज्ड टू चूज़। एंड फिर कभी नहीं सोचता था कि एक बार सोच लिया कि टिक कर लिया कि इसी पे लिखना है, तो फिर ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम के दौरान फिर चेंज कर लो, क्योंकि वो टाइम नहीं होता टू जगल बिटवीन ये सब चीज़ें। तो वैसे आई हैड डन। एंड देयर इज़ अ बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन, बट जो कि मैं भी आई थिंक 2-3 बार सर्च किया होगा कोरा वगैरह पे कि विच पेन आई शुड यूज़। तो ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए आई यूज़ अ 10 रुपीज़ क्लासमेट की आती है एक पेन, जो कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल दैट, बिकॉज उसके बाद a lot of people had suggested a lot of other pens as well. बट मेरा यह था कि 2 साल मैं एक ही पेन के साथ लिख रहा हूँ, एक ही जेल पेन के साथ, उसके साथ मैंने अपनी टेस्ट दी है, टेस्ट सीरीज दी है, नोट्स बनाया है, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो माई टेक वुड बी कि जिस पेन के साथ आप कंफर्टेबल हो और आपको इनर्शिया नहीं रहे, यूज़ दैट। और प्रेजेंटेशन ऐसी होती थी कि मेरा जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होता था, दैट आई यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ अटेंशन इन। और हर इंट्रोडक्शन में मैं थिंकर के साथ ही स्टार्ट करता था, कोई थिंकर की डेफिनेशन हो गई या फिर थिंकर का कोई पर्सपेक्टिव से ही स्टार्ट करता था, और कंक्लूजन भी एंड करता था किसी थिंकर से। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन या कुछ भी एक वे फॉरवर्ड लिख दिया, वो वे फॉरवर्ड में भी एक ब्रैकेट में लिख दिया कोई थिंकर का नाम जो कि उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ होती है सोशियोलॉजी में कुछ कुछ जो टॉपिक्स आते हैं जिसके बारे में आपको बस थिंकर्स है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आया था एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। आई डोंट थिंक कोई ऐसे पढ़ता है करंट अफेयर्स को कि सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे लिखिए कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे बहुत सारी स्कूल्स ऑफ थॉट्स है सोशियोलॉजी के जहाँ पे आपको थिंकर्स नहीं पता है, आप सिर्फ स्कूल्स ऑफ थॉट भी लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो मैंने वो फ्रेमवर्क सीखे थे रिस्क सोसाइटी के या फिर पियरी बॉडी के होते हैं सोशल कैपिटल, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी आप बहुत डाइवर्स होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्रेमवर्क होता है कि आप यूज़ कर सकते कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट करता है, हाउ इट इम्पैक्ट्स फैमिली, हाउ इट इम्पैक्ट्स मैरिज, हाउ इट इम्पैक्ट्स स्कूल, हाउ इट इम्पैक्ट्स पॉलिटी, हाउ इट इम्पैक्ट्स रिलीजन। तो ऐसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं
उनको भी आप कर सकते हो जब आपके पास थिंकर्स नहीं है। तो ये दो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं फॉर वर्स्ट केसेस जहाँ पे आपके पास कंटेंट की कमी हो। और एक चीज़ मैं करता था लास्ट के टाइम पे, प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे, जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़े बेहतर थिंकर्स चाहिए, मुझे बेहतर पर्सपेक्टिव चाहिए, मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया था। और जैसे उस टाइम में बहुत रीसेंट टॉपिक्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेम सेक्स मैरिज हो गया, तो ये सब टॉपिक्स उस टाइम में बहुत रेलिवेंट थे और बहुत कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि कंसिडर योरसेल्फ एज ए सोशियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट एंड यू आर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस, तो थिंकर वाइज गिव मी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनली। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के लिए किए थे जहाँ पे मुझे लगता था कि कुछ एक इनोवेशन आ सकता है। तो मैंने चैट जीपीटी का या फिर आप कोई भी जीपीटी मॉडल जो भी आजकल है उनका भी आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर मेंस और न्यू पर्सपेक्टिव्स लाने के लिए। I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। सीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में। Shekhar sir's YouTube videos prove to be of very help. I also joined answer writing. I also joined test series and sleepy classes. I completely relied on your channel. सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि कितने मार्क्स दिए ऑप्शनल के लिए। जैसे सेट के मैंने 2 महीना वो एक रिलायबल वैलिड का लिया था क्वेश्चन, जिसमें हर रोज़ 3-4 क्वेश्चन लिखने होते थे। सो दोज वर नॉट फुल लेंथ टेस्ट, बट मैंने 2-3 महीने वैसे लिखा होगा क्वेश्चंस इन टाइम आउट मैनर, तो उसको आप कंसिडर कर लेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 20 टेस्ट से भी ज़्यादा हो जाएंगे, 20-25 टेस्ट से। बट मैंने विज़न का लिया था, 8 टेस्ट लिए थे और उसके बाद भी मैंने खुद के सेल्फ 1 महीना जब जस्ट प्रीलिम्स ख़त्म हुआ तब नया सोशियोलॉजी फिर से रीस्टार्ट करना था, तब मैंने 20 दिन फिर से लिखे होंगे पर डे 3-4 क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ मॉक्स ऐसे बोले तो फुल लेंथ टेस्ट मैंने हार्डली 10-12 दिए होंगे, बट क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं सोशियोलॉजी के लिए। सो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी सोशियोलॉजी में, विच वुड हैव हेल्प। और अगर मैं अपनी मार्क्स की बात करूँ तो आई हैव गॉट 286 इन सोशियोलॉजी, I have 133 in paper 1 and 153 in paper 2. यूजुअली ये होता है कि पेपर 1 में पीपल गेट मोर एंड पेपर 2 में थोड़ा ज़्यादा, बट आई माई सेल्फ वॉज मोर कन्विंस्ड कि पेपर 2 मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो आई थिंक मार्क्स आर जस्टिफाइड एंड दैट इज़ बिकॉज कि पेपर 2 में आई वॉज वेरी इनोवेटिव। जैसे मैंने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमनिस्ट में ऐड करता था, नए फ्रेमवर्क्स यूज़ करता था, चैट जीपीटी से थिंकर्स मैंने अडॉप्ट की हैं, तो ये सब चीज़ें पेपर 2 में हेल्प की होंगी मुझे। तो और एक चीज़ होता है कि यूजुअली ऑप्शनल के टाइम पे मोस्टली प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में हम लेते हैं, एंड उस टाइम में तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर ओवरबर्डन, आंसर्स आपकी इवैल्यूएशन नहीं आती ठीक टाइम से। एंड मैं भी घर पे ही लिखता था टेस्ट एंड आई यूज्ड टू स्कैन देम एंड सेंड टू द इंस्टीट्यूट ऑल्दो आई वाज इन दिल्ली। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि दिक्कत मतलब इवैल्यूएशन ठीक टाइम में नहीं आती थी, ऐसा नहीं था। बट देयर वर कपल ऑफ टाइम जब मुझे एक बार फॉलोअप करना पड़े या फिर एक बार मेल करना पड़े, बट यूजुअली विद इन 7 days आई यूज्ड टू गेट माई कॉपीज चेक्ड, तो दैट वाज नॉट एन इशू। बट आई वुड से कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ले एक बार थोड़ा रिव्यू ले ले कि वो कितने बार आता है, क्योंकि मेरी जो आई हैड गॉटन सम गाइडेंस इन सब चीज़ों पे। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 67th रैंकर कस्तूरी पंडा, वो मेरी कॉलेज की सीनियर है, तो उनसे मैंने लिया था गाइडेंस थोड़ा कि कैसे मैं चूज़ करूँ टेस्ट सीरीज़, कैसे लिखूँ। तो ऐसा आपके साथ किसी कोई मेंटर है वगैरह है, आप बात कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज़ उसी इंस्टीट्यूट में दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि आपका मेंस ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद आपकी इवैल्यूएटेड कॉपीज आते हैं, तो आपको फ़ायदा ही नहीं होता आपके इवैल्यूएशन का। बट विजन एंड रिलायबल एंड वैलिड दोनों वेर गुड विद देयर टाइमलाइंस, सो आई पर्सनली डिड नॉट फेस वो इशू, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर जब आप मेंस टेस्ट सीरीज जीएस या फिर ऑप्शनल के लिए लें। और हमेशा ये होता है कि आप अगर दिल्ली में हैं या फिर कोई ऐसे टाउन में है जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है जहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, आई वुड एडवाइस कि इफ़ पॉसिबल जाइए, बिकॉज वो रहता है कि आप जब 2-4 लोगों के साथ लिख रहे हैं, बेंचेस पे लिख रहे हैं, नॉन एयर कंडीशन जो यूजुअली रहते हैं घर पे, वो एटमॉस्फेयर पे लिख रहे हैं, तो दैट इज़ बेटर। बट आई हैड नॉट रिटन फॉर सोशियोलॉजी, मैंने सिर्फ अभ्यास दिया था विजन का, बट दैट इज़ जीएस ओरिएंटेड, तो बट दैट हेल्प। मेरी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और वो जो डर था वो गया। बट आप अगर लिख सकते हैं 5 बार जा सकता है मैक्स, 2-3 बार चले जाइए ताकि टू गेट योर सेल्फ दैट अकस्टम टू एटमोसफियर। बट इट इज़ एक्सट्रीमली फाइन कि अगर आप घर पे भी दे रहे हैं, बट घर पे ऑल्सो ऐसा नहीं कि बेड पे बैठ के लिख लिया,
सिट इन अ टेबल चेयर और जहाँ भी एट वन सिंगल प्लेस टाइमर दे दीजिए एंड वो टाइमर ऐसे बजे कि आप किसी को बोल दीजिए कि अगर 3 घंटे हो गए तो आपका पेपर छीन ले, तो वो पूरा होना चाहिए और ऐसा नहीं कि आप बीच में टाइमर को ऑफ कर रहे हैं, कोई आ रहा है दरवाजे पे तो आप जा रहे हैं। फुल्ली इग्नोर एवरीथिंग एंड सिट इन एन आइसोलेटेड प्लेस एंड 3 घंटे के लिए जैसे देते हैं एग्जाम उसी हिसाब से दीजिए। पेन पेपर बोर्ड सब आपके पास होने चाहिए एंड सिमुलेट कीजिए एंड you'll have to do it. There's no alternative to it, क्योंकि हमेशा हमारे पास होता नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए, स्कूल जाए। घर पे जितना सिमुलेशन हो सकता है you should and get away with the fear of giving the test in exam simulated way. So to wind up and summarize, there are some myths जो sociology के लिए हैं। एक तो which I have a little credibility to speak because I had tried this is आप कोई टॉपर के नोट्स को बेस मटेरियल नहीं बना सकते, which is not really true. आप बना सकते हैं बट ऑब्वियसली जब मैं शुरू किया था देन अ लॉट ऑफ वेरी फेमस मटेरियल्स, महापात्र सर के नोट्स, उपेंद्र सिंह सर के नोट्स विच आई हैड बॉट एज वेल। मैं जब नया नया आया था आई हैड ऑल्सो बॉट, बट वो बहुत बल्कि थे एंड आई कुड नॉट गेट टाइम टू रीड देम। आपके पास अगर टाइम है, बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, हर दूसरे दिन लगता था कि यार मैं बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपके पास अगर टाइम है, आपके पास फुल टाइम एस्पिरेंट है या फिर कॉलेज के लास्ट ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक अ क्रैश कोर्स, किसी एक्चुअल जो पढ़ा रहे हैं उनके पास जाए, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं है और आपके जीएस में ज़्यादा टाइम लग रहा है और सोशियोलॉजी या फिर आप ऑप्शनल जस्ट चेंज कर रहे हैं किसी से, तब इट्स रेडीमेड जो नोट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि आप अपने फेलियर से ही सीखें, यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस, पीपल्स फेलियर्स, और इतनी अच्छी रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। बट यू कैन टेक अराउंड 10-15 डेज टू एक्सप्लोर एवरी रिसोर्सेज, एवरी नोट, एवरी पॉसिबल वे आपको मिल रहा है एंड देन स्टिक टू इट। आपको एक्सप्लोरेशन फेज लंबा हो सकता है बट इट्स ओके इफ़ यू टेक हेल्प फ्रॉम रेडीमेड नोट्स। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा, रिसर्च 5 other sources but only for the ones जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज आई थिंक ऑल्दो इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ गुड रिसोर्सेज आर कमिंग अप जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और आपका अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है देन यू विल सेल थ्रू विथ रेडीमेड कंटेंट एज वेल। विशिंग ऑल द बेस्ट एंड सोशियोलॉजी फॉर एस्पिरेंट्स एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए आई विल से कि दिस इज़ एन अमेजिंग ऑप्शनल एंड इसका बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी रहता है for society, for essays, for ethics, and GS may also can put a lot of convergence you can see. So give your full attention to it, practice as many tests, practice as many answers you can, hopefully get them evaluated and work on the feedback, and wish you all the best, and thank you DKT, the entire platform, the entire team to giving me this opportunity to be here and share my sociology strategy and the entire preparation schedule with you. Thank you so much.